हमारी ऑनलाइन क्लासेस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल SGE वर्चुअल को सब्सक्राइब करें एंड लाइव क्लासेस लेने के लिए प्ले स्टोर पर जाकर हमारे SGE प्लस ऐप को डाउनलोड करें। आज हम पढ़ेंगे दोहरा लेखा प्रणाली के बारे में। आइए हम समझते हैं क्या होती है दोहरा लेखा प्रणाली। वर्तमान में दोहरा लेखा प्रणाली हिसाब किताब रखने की पूर्णतः वैज्ञानिक एवं सर्वोत्तम प्रणाली, मतलब यही प्रणाली हर तरफ यूज़ की जाती है। आप कितनी भी अकाउंटिंग करें, छोटे लेवल की करें, बड़े लेवल की करें या फिर कैसी भी अकाउंटिंग करें, यही प्रणाली का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह संपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करता है। मतलब हमारे जितने भी उद्देश्य होते हैं, मतलब जो हमें किस तरीके से रिकॉर्ड रखना है, क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है, सब कुछ क्लियर करके दिया हुआ है। इस प्रणाली का आविष्कार 1994 में इटली के वेनिस नगर में, कहाँ पे, इटली के वेनिस नगर में ल्यूकस पैथोलिक नामक पादरी ने किया था। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है पेपर में कि इसका स्टार्टिंग किसने की थी, तो इसके जन्मदाता कौन है। तो इसके जन्मदाता है इटली का वेनिस शहर, इटली के वेनिस शहर इसका जन्मदाता है। और स्टार्टिंग किसने की थी, ल्यूकस पैथोलिक। किसने की थी, ल्यूकस पैथोलिक। आगे हम पढ़ते हैं इसका अर्थ एवं परिभाषा। दोहरा लेखा प्रणाली का अर्थ, जैसे कि दोहरा लेखा प्रणाली के नाम से स्पष्ट है कि इस प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक लेन देन का पुस्तक में 2 स्थानों पर अलग अलग लेखा होता है। कितने स्थानों पर लेखा होता है, 2 स्थानों पर। इसे दोहरा लेखा प्रणाली कहते हैं, डुअल एंट्री सिस्टम कहते हैं। इस प्रणाली का प्रमुख आधार यह है कि प्रत्येक व्यापारिक लेन देन के 2 पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं, 2 पक्ष होते हैं। इस प्रणाली का प्रमुख आधार यह है कि प्रत्येक व्यापारिक लेन देन के 2 पक्ष, एक पक्ष पाने वाला तथा दूसरा पक्ष लाभ देने वाला, एक लाभ पाने वाला तो एक देने वाला। अतः प्रत्येक लेन देन में 2 पक्षों में अलग अलग लेखा किया जाता है। दोहरा लेखा प्रणाली का अर्थ कदापि यह नहीं है कि एक ही पुस्तक में 2 बार लेखा करना। एक ही पुस्तक में 2 बार लेखा नहीं करना, आपको अलग अलग लेखा करना है। अगर जो चीज़ आपके यहाँ डेबिट हुई है वो सामने वाले के यहाँ क्रेडिट होगी, जो आपके यहाँ क्रेडिट हुई है वो सामने वाले के यहाँ क्या होगी, डेबिट होगी। नीचे परिभाषा दी हुई है बीजी बिक्री के शब्दों में। दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार प्रत्येक लेन देन में प्रत्येक पाने वाले को प्राप्त करने वाले को डेबिट और प्रत्येक देने वाले को क्रेडिट किया जाता है। पाने वाले को करना है डेबिट और देने वाले को करना है क्रेडिट। एक नीचे परिभाषा और दी हुई है 3rd नंबर पे स्पाइरल एंड पैगलर के अनुसार। बुक कीपिंग की दोहरा लेखा प्रणाली लेन देन में लिखने की वह पद्धति है माना जाता है जिसमें प्रत्येक सौदों के 2 रूप होते हैं, मूल्य पाने वाला तथा मूल्य देने वाला। वह खाता जो मूल्य में यह माना जाता है कि प्रत्येक सौदे का मतलब एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। हम दोनों समझते हैं, जैसे कि आपने कोई चीज़ खरीदी तो एक देने वाला है, मतलब आप एक इंसान को पैसा देंगे और एक इंसान होगा उसमें पैसा लेने वाला। अगर आप जो खरीद रहे हैं तो आपके लिए तो वही परचेजिंग, और जो सामने वाला बेच रहा है उसके लिए क्या हो गई, सेलिंग। ठीक है, तो एक के लिए जो पर क्रेडिट होगा वो दूसरे के यहाँ जाके क्या होगा, डेबिट होगा। आगे हम ये देखते हैं दोहरा लेखा प्रणाली की क्या विशेषताएं। पहला दिया हुआ है निश्चित नियमों के आधारित। यह प्रणाली में प्रत्येक लेन देन का धनी एवं ऋणी का लेखा निश्चित नियमों के आधार पर किया जाता है। मतलब अकाउंटिंग ने जो रूल्स बनाए हैं उसी के आधार पर किया जाता है। न्याय संगत प्रणाली, प्रत्येक लेन देन के 2 रूप होते हैं, अतएव दोनों रूपों का लेखा किया जाना पूर्णतः न्याय संगत होता है। व्यक्तिगत एवं अव्यक्तिगत दोनों प्रकार के व्यवहारों का लेखा। इस प्रणाली के अंतर्गत व्यक्तिगत एवं अव्यक्तिगत दोनों प्रकार के व्यवहारों का लेखा किया जाता है। गणितीय शुद्धता की जांच, तो गणितीय शुद्धता कैसे हो जाएगी, आपने एक डेबिट किया और एक क्रेडिट किया, अगर आपका डेबिट और क्रेडिट का टोटल बराबर आ गया तो गणितीय संबंधी शुद्धता की जांच हो जाती है। चूंकि प्रत्येक लेन देन में एक पक्ष का ऋणी तो दूसरा पक्षकार धनी किया जाता है और दोनों की राशि समान रहती है, अतः ऋणी पक्षकार का योग धनी पक्षकार के योग के बराबर होगा। तो आपकी कोई अशुद्धि, तो कोई गणितीय संबंधी अशुद्धि नहीं है, मतलब आपकी प्लस माइनस टोटल में कोई गलती नहीं हुई है। व्यापार की आर्थिक स्थिति का ज्ञान। दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत वित्तीय वर्ष के अंत में अंतिम खाते बनाकर व्यापार की आर्थिक स्थिति का ज्ञान किया जाता है। वैधानिक प्रणाली, यह प्रणाली एक वैधानिक प्रणाली है क्योंकि इसके सिद्धांत सुनिश्चित, परीक्षित एवं सार्वभौमिक होते हैं। निश्चित उद्देश्य होना, यह प्रणाली किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपनाई जाती है तथा इसका प्रयोग बड़ी सतर्कता के साथ किया जाता है। अब दोहरा लेखा प्रणाली के लाभ पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे आगे दोहरा लेखा प्रणाली के क्या उद्देश्य हैं।
पहला है, ऊपर लिखा हुआ है, दोहरा लेखा प्रणाली के निम्न उद्देश्य हैं। पहला है वित्तीय संबंधी ज्ञान। प्रत्येक व्यवसाय की सदैव यह जानने की हार्दिक इच्छा रहती है, मतलब हर एक आपने अगर कोई भी व्यापार किया, चाहे वो छोटे लेवल का हो या बड़े लेवल का हो, आपकी यह इच्छा रहती है कि वित्तीय स्थिति मतलब आपको कितना लाभ हुआ, कितनी हानि हुई। खातों की शुद्धता की जांच। दोहरा लेखा प्रणाली से हिसाब रखने का दूसरा उद्देश्य खातों की शुद्धता की जांच हो जाती है। मतलब आपने एक डेबिट किया, एक क्रेडिट किया, तो डेबिट और क्रेडिट का टोटल बराबर है तो आपकी खातों की शुद्धता संबंधी जांच हो जाती है। लाभ हानि ज्ञात करना। दोहरा लेखा प्रणाली में हिसाब किताब रखने का तीसरा उद्देश्य व्यापार में होने वाले लाभ हानि की गणना करना। यदि लाभ हुआ है तो कितना हुआ है और हानि हुई है तो कितनी हुई है। वैधानिक अनिवार्यता की पूर्ति। दोहरा लेखा प्रणाली में हिसाब किताब रखने का चौथा उद्देश्य वैधानिक अनिवार्यता की पूर्ति है। उदाहरण के लिए मतलब आपको जो नियम है वो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत आता है। उदाहरण के लिए कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार प्रत्येक लिमिटेड कंपनी के लिए दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर अपने बही खाते रखना अनिवार्य है। अन्य उद्देश्य छल कपट में रोकथाम। भविष्य के लिए वित्तीय विवरण सुरक्षित, मतलब आपने जो इस साल अकाउंट बनाए हैं, इस साल जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है वो आगे भी काम आएगा। वित्तीय विवादों में रोकथाम। अब हम इसे दोहरा लेखा प्रणाली ही क्यों कहते हैं, इसका और कोई नाम क्यों नहीं है, हम ये समझते हैं कि इसे दोहरा लेखा प्रणाली क्यों कहा जाता है। पहला दिया हुआ है प्रत्येक सौदे का प्रभाव दो खाते पर। प्रत्येक सौदे में एक देने वाला गिवर होता है और दूसरा लेने वाला रिसीवर होता है। देने वाले के बिना लेने वाला तथा लेने वाले के बिना देने वाला संभव नहीं है। आगे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। राम ने 500 रुपये का माल श्याम से उधार खरीदा। किसने खरीदा? राम ने 500 रुपये का माल श्याम से उधार खरीदा। तो राम कौन है? देने वाला, क्योंकि उसे पैसे देने पड़ेंगे। श्याम लेने वाला। दोनों पक्ष अपनी अपनी पुस्तकों में सौदा करेंगे। राम की पुस्तकों में दो खाते, श्याम का खाता एवं क्रय खाता, क्योंकि राम ने खरीदा है, क्रय खाता प्रभावित होगा। उसी प्रकार श्याम की पुस्तकों में दो खाते, राम का खाता और विक्रय खाता प्रभावित होगा। प्रत्येक खाते के दो पक्ष होना। दोहरा लेखा प्रणाली प्रत्येक खाते के दो पक्ष होते हैं। एक जो नाम मतलब डेबिट पक्ष होता है, एक जमा एक क्रेडिट पक्ष होता है। प्रत्येक सौदे का लेखा एक व्यापारी की पुस्तकों में दो स्थानों पर विपरीत पक्ष में किया जाता है। पढ़ते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार प्रत्येक सौदों का लेखा उनमें संबंधित एक खाने के नाम पक्ष मतलब डेबिट साइड और दूसरे जमा पक्ष मतलब क्रेडिट साइड में किया जाता है। उदाहरण के लिए राम की पुस्तक में श्याम के खाता डेबिट किया जाएगा और विक्रय खाता क्रेडिट किया जाएगा। तो एंट्री क्या होगी? राम से अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और इसी प्रकार श्याम की पुस्तकों में सौदा क्रय का नाम पक्ष किया जाएगा, मतलब इसकी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डीआर टू श्याम। श्याम की पुस्तकों में कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट डीआर टू राम, परचेज अकाउंट डीआर टू राम। अब हम आगे देखते हैं इसका सिद्धांत क्या है। दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत। हम कैसे पहचानेंगे कि ये हमारी दोहरा लेखा प्रणाली काम कर रही है? दो पक्ष होते हैं इसमें। प्रत्येक व्यापारिक व्यवहार में दो पक्ष, एक पाने वाला तथा दूसरा देने वाला होता है। इन दोनों पक्षों में बिना कोई लेन देन का स्वभाव नहीं संभव नहीं है। दो खातों में लेखा। प्रत्येक सौदे में दो पक्ष प्रभावित होते हैं, इसलिए इसका दोनों स्थानों पर लेखा किया जाता है, एक पाने वाला तथा एक देने वाला। विपरीत पक्षों में लेखा। विपरीत पक्षों में लेखा मतलब क्या है कि हमारे यहाँ जो चीज़ डेबिट होगी उनका क्या होगी? सामने वाले क्या क्रेडिट होगी। पढ़ते हैं। दो भाग डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होती है। इसमें बाईं ओर डेबिट तथा दाहिनी ओर क्रेडिट होता है। प्रत्येक व्यापारिक व्यवहार से प्रभावित होता है तथा दोनों खातों में विपरीत पक्ष में लेखा किया जाता है। निश्चित नियम। उपयुक्त बातों के आधार पर प्रत्येक लेन देन में पाने वाले खाते को ऋणी और देने वाले खाते को धनी किया जाता है। प्रत्येक व्यवहार का क्रम में लिखा होता है। पहला होता है आप जनरल में एंट्री करते हैं, आपने रफली नोट किया, उसको जनरल बनाया। उसके बाद वर्गीकृत खातों में जो आपने जनरल तैयार किया उससे आप अकाउंट्स तैयार करेंगे, मतलब लेजर तैयार करेंगे, और फिर अंतिम खाते तैयार करेंगे। अंतिम खाते के अंदर आएगा ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट। समझते हैं नीचे किस तरीके से हम खातों का वर्गीकरण करते हैं, मतलब किस तरीके से हम खातों को डिफाइन करते हैं। पहला है दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत समस्त खाते निम्न तीन वर्गों में विभाजित हैं। कितने वर्गों में विभाजित हैं? तीन वर्गों में। पहला है व्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाता मतलब क्या है? जैसे राम का खाता, श्याम का खाता, किसी नाम का या किसी फर्म का या किसी कंपनी का खाता। जिन खातों में किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था या कंपनी आदि के साथ हुए लेन देनों का लेखा किया जाता है उसे व्यक्तिगत खाता कहते हैं, जिसमें पर्टिकुलर किसी का नाम आए।
वस्तुगत खाते, इन खातों का संबंध वस्तुओं से संबंधित लेन देन का होता है, जैसे फर्नीचर खाता, मशीनरी खाता और रोकड़ खाता। नाम मात्र खाते, वे खाते जिनमें आय व्यय, लाभ तथा हानि के संबंध में लेखा किया जाता है, नाम मात्र खाते कहलाते हैं। जैसे आय व्यय क्या होता है, जैसे वेतन दिया आपने, आपके लिए खर्चा है। कमीशन खाते, जैसे कमीशन मिला आपको या कमीशन दिया। आगनी का नुकसान हुआ। आगे रोकड़ बही प्रणाली में कौन कौन सी बहियों का प्रयोग होता है? एक होता है स्मरण बही। स्मरण बही का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने कोई अकाउंटिंग सौदा किया, कोई भी आपने सौदा किया तो उसे कच्ची रोकड़ बही या फिर आप कच्चे रोजनामचे में लिख लेते हैं या फिर रफ बही में लिख लेते हैं, जो आपके पास कागज है आप उसमें लिख लेते हैं। फिर उसको क्या करते हैं, प्रारंभिक लेखों की बहियाँ क्या होती हैं? ये वे बहियाँ हैं जिसमें प्रत्येक सौदे को तिथिवर क्रमानुसार, तिथिवर मतलब जो डेट, जो सौदा पहला हुआ है उसे पहले और जो बाद में हुआ है वो बाद में। दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार लेखा करने के लिए जिन पुस्तकों का प्रयोग होता है उसमें स्मरण बही को लेखे की प्रधान पुस्तक नहीं माना जाता। छोटे छोटे व्यापारी सभी सौदे तथा लेखे जनरल में करते हैं। जिसे इसके अंदर कौन कौन सी बही आती है, जैसे क्रय बही, विक्रय बही, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, कैश बुक, जर्नल प्रॉपर आदि किताबें आती। अब हम समझेंगे दोहरा लेखा प्रणाली के क्या गुण है। अभी तक आपने पढ़ा दोहरा लेखा प्रणाली क्या है, उसके क्या उद्देश्य हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे दोहरा लेखा प्रणाली के क्या गुण हैं। पहला दिया हुआ है वैज्ञानिक प्रणाली। इस प्रणाली में सुनिश्चित नियम एवं सिद्धांत हैं जिसके आधार पर एक व्यापारी दैनिक लेन देन का लेखा अपनी लेखा पुस्तकों में कर सकता है। नियमों एवं सिद्धांतों पर आधारित होने के कारण इसका लेखा वैज्ञानिक माना जाता है। मतलब नियम एवं सिद्धांत, जो आपके अकाउंटिंग प्रॉपर नियम और सिद्धांत है, उसी के आधार पर लेखा किया जाता है। पूर्णतः लिखे दोहरा लेखा प्रणाली के सभी लेन देनों का पूर्ण लेखा रखा जाता है। इन लेखों के आधार पर व्यक्तिगत, वास्तविक व नाममात्र खाते, जो हमने पहले पढ़े थे, उसके हिसाब से उसे डिवाइड किया जाता है। तलपट का निर्माण। इस प्रणाली के अनुसार प्रत्येक लेन देन के दो रूप होते हैं, एक खाता ऋणी तथा दूसरा खाता धनी होता है। इसके पश्चात उतनी ही रकम ऋणी होती है जितनी रकम धनी होती है। व्यापार एवं लामानी खाते का निर्माण। व्यापार मतलब ट्रेडिंग एंड पेंडल अकाउंट बनाया जाता है। प्रत्येक व्यापारी का प्रमुख उद्देश्य व्यापार में लाभ जानना होता है। एक निश्चित समय अवधि के उपरांत अपने व्यापार का परिणाम जानना चाहता है। वह प्रणाली के आधार पर व्यापारिक खाता बनाकर सकल लाभ या सकल हानि निकालता है और लाभानी खाता बनाकर शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि का ज्ञान करता है। वित्तीय स्थिति का ज्ञान। प्रत्येक व्यापारी एक निश्चित समय के पश्चात अपनी आर्थिक स्थिति का पता लगाना चाहता है। ठीक है। दोहरा लेखा प्रणाली में संपत्ति एवं दायित्वों के अलग अलग खाते खोले जाते हैं। मतलब असेट्स और लायबिलिटीज दोनों के खाते कैसे खुलते हैं, अलग अलग खुलते हैं। इन खातों की सहायता से निश्चित तिथि पर स्थिति विवरण, मतलब स्थिति विवरण मतलब हो गया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और बैलेंस शीट, चिट्ठा आसानी से बनाया जा सकता है। वैधानिक मान्यता। पूर्णतः वैज्ञानिक होने के कारण दोहरा लेखा प्रणाली को कंपनी विधान तथा अन्य विधि विधानों द्वारा मान्यता प्राप्त की गई है। विधान के अंतर्गत संयुक्त पूंजी वाली कंपनी, बैंक, बीमा तथा अन्य राज्यों में निगमों इस प्रणाली का हिसाब किताब रखा जाता है। तुलनात्मक अध्ययन। तुलनात्मक अध्ययन करने का मतलब है हमने जैसे कई साल के अकाउंट बनाए तो हम चेक कर सकते हैं पिछले साल के मुकाबले इस साल हमें लाभ ज़्यादा हुआ या कम हुआ, या पिछले साल जो हमें हानि हुई थी वो इस साल लाभ में कन्वर्ट हुई या नहीं हुई। इस प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक हिसाबी वर्ष के अंत में लाभानी खाते में चिट्ठा तैयार किया जाता है। वित्तीय वर्षों के लाभानी तथा चिट्ठे की एक दूसरे से तुलना की जाती है। छल कपट की संभावना कम। इस प्रणाली के अनुसार प्रत्येक लेन देन के दोनों पक्षों का लेखा किया जाता है, इसलिए छल कपट या बेईमानी की संभावनाएं कम हो जाती हैं, क्योंकि आपने जो लेखा डेबिट में किया वो क्रेडिट में गया है वो अमाउंट, तो आप छल कपट की संभावनाएं कम हो जाती हैं। व्ययों की तुलना। इस प्रणाली के अनुसार नाम मात्र खाते तैयार किए जाते हैं। तब पिछले बार हम ये देख सकते हैं लास्ट ईयर हमारे कितने खर्चे हुए तो इस साल हमारे कितने खर्चे हुए। उपयुक्त एवं लोकप्रियता। यह प्रणाली अत्यंत सरल एवं लोकप्रिय है। इसके द्वारा व्यापार संबंधी अधिक से अधिक सूचनाएं मिल जाती हैं। अतः इस प्रणाली घरेलू हिसाब से लेकर बड़े बड़े व्यवसाय के हिसाब रखे जा सकते हैं। ठीक है। अभी तक हमने इसके लाभ पढ़े। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, अगर उसके लाभ हैं तो उसकी हानियां भी होंगी, कुछ दोष भी होंगे। पढ़ते हैं क्या है।
दोहरा लेखा प्रणाली हिसाब किताब रखने की खर्चीली प्रणाली, मतलब आपको प्रॉपर अकाउंटिंग करने के लिए एक बंदा रखना पड़ेगा, उसको आपको सैलरी देनी पड़ेगी, तो ये खर्चीली प्रणाली है। इस प्रणाली में हिसाब किताब के लिए योग्य एवं प्रशिक्षित लेखापाल, मतलब पढ़ा लिखा इंसान जिसे पूरी अकाउंटिंग की जानकारी हो, पूरी प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग कर सके, उसे ही रखना पड़ेगा। सिद्धांत संबंधी अशुद्धि, एरर ऑफ प्रिंसिपल, इस प्रणाली में आसानी से पता नहीं किया जा सकता। मतलब जैसे कि आपको पता है कि आपने दो चीज़ पढ़ी थी, एक पढ़े थे खर्चे और एक संपत्तियाँ। अगर आपने संपत्तियाँ आप खरीदी हैं और उन्हें खर्चों में डाल दिया तो आपको हानि शो करेगा, समझे। अब जैसे कि आपने कोई संपत्ति खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, आपने उसे खर्चे में दिखा दिया, हमें उसे कौन दिखानी चाहिए, संपत्ति में, हमने उसे खर्चे में दिखा दिया तो एरर ऑफ प्रिंसिपल हो जाएगी, इससे हमारी हानि बढ़ जाएगी। प्रारंभिक प्रविष्टियाँ करते समय यदि कोई लेन देन भइयों में लिखने से छूट जाता है तो इसका पता लगाना कठिन होता है। प्रारंभिक प्रविष्टियाँ करते समय भइयों में कोई धनराशि अशुद्ध लिख जाए तो इसका पता लगाना कठिन होता है। अब आगे हम पढ़ते हैं कुछ शब्दावली, मतलब हम जो अकाउंट्स में कुछ टर्म्स यूज़ करते हैं, मतलब हम जब अकाउंटिंग करेंगे तो इन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। पहला है व्यापार एवं व्यवसाय। वस्तुओं अथवा सेवाओं को क्रय विक्रय को व्यापार कहते हैं। व्यापार मतलब ऐसी जगह जहाँ पे व्यापार का मुख्य रूप लाभ कमाना होता है। आप कोई सा ही व्यापार करें, छोटा व्यापार, बड़ा व्यापार, चाहे किसी भी कैसा ही व्यापार करें, पार्टनरशिप करें, कंपनी खोलें, आपका मेन उद्देश्य क्या रहेगा, लाभ कमाना। आप कभी भी कोई चीज़ इसलिए नहीं खोलते या कोई भी दुकान आप इसलिए नहीं खोलते कि मुझे उसमें हानि हो। बैंक, बीमा कंपनी, यातायात कंपनी, अनाज एवं कपड़े के व्यापार करने वाले इत्यादि व्यापारी कहलाते हैं। पेशा, पेशा क्या होता है, प्रोफेशनल। प्रोफेशनल के लिए क्या होता है, आपको एक अलग डिग्री प्राप्त करनी होती है, मतलब उसके लिए एक अलग ज्ञान, एक अलग शिक्षा प्राप्त करनी होती है। जैसे आपको कोई परचूनी की दुकान खोलनी तो उसके लिए कुछ अलग से नहीं पढ़ना, बट पेशा करना है तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। पेशे से आशय जीवन प्रमाण उस साधन से है जिसके पूर्ण प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, इसमें बुद्धि का प्रयोग होता है। पेशे में मानसिक श्रम ज़्यादा होता है। जैसे कि डॉक्टर होता है, वो कोई हथौड़ा चलाता है नहीं, वो अपने कला से, अपने दिमाग से आपको बताता है। पेशे में डॉक्टर, अध्यापक, इंजीनियर, वकील आदि आते हैं। लेन देन, व्यापार में माल संबंधी क्रय विक्रय तथा वस्तुओं का पारस्परिक आदान प्रदान होता है। ऐसे सभी लेन देन मुद्रा में होते हैं अथवा मुद्रा के द्वारा मापे जाते हैं। मुद्रा का भुगतान तुरंत अथवा भविष्य में किया जाता है। मतलब जैसे आपने कोई चीज़ खरीदी, अगर आपने उसे हाल के पेमेंट कर दिया तो वह नगद लेन देन हो जाएगा, और अगर आपने बाद में पेमेंट करने का वादा किया है तो वह उधार लेन देन हो जाएगा। माल, जिस वस्तु का व्यापारी व्यापार करता है, मतलब खरीदता बेचता है, मतलब जैसे कपड़े का व्यापारी है तो उसके लिए कपड़ा माल है, क्योंकि वो कपड़ा खरीद रहा है और बेच रहा है। कोई फर्नीचर का व्यापारी है तो उसके लिए फर्नीचर, कुर्सी, मेज या सब माल है। और अनाज का व्यापारी है तो उसके लिए अनाज माल है। क्रय, जिन वस्तुओं को व्यापारी अपने यूज़ के लिए नहीं खरीदता, बेचने के उद्देश्य से खरीदता है, उसे क्रय कहते हैं। जिस वस्तु अथवा वस्तु व्यापारी व्यापार करता है, खरीदता है, क्रय कहलाता है। व्यापार विक्रय के लिए खरीदे गए माल के दो रूप होते हैं, तो उधार क्रय और एक नगद क्रय। या तो आप उधार क्रय करके ना आए, उसे पैसे नहीं दे के आए, आप उसे बाद में पेमेंट करेंगे। और नगद क्रय का मतलब हो गया आपने उसे हाल के हाल पेमेंट कर दिया, क्रय वापसी। अब आपने कोई माल खरीदा, वो आपके आदेश अनुसार नहीं है, मतलब जो आपने मंगाया वो नहीं आया, घटिया किस्म का है या ख़राब है, तो आप उसे वापस करेंगे तो हो जाएगी परचेज रिटर्न। ऐसी सेल्स में है। व्यापारी जब दूसरे को माल बेचता है तो उसे सेल्स कहते हैं। यदि विक्रय तुरंत नकद होती है तो उसे कैश सेल कहते हैं, अगर बाद में भुगतान आता है तो क्रेडिट सेल्स कहते हैं। ऐसे विक्रय वापसी होती है, अगर आपने किसी को माल बेचा, उसे पसंद नहीं आया या उसके हिसाब का माल नहीं है या ख़राब निकला तो वो आपको रिटर्न कर जाएगा, तो उसे सेल्स रिटर्न कहेंगे। कुल विक्रय मतलब टर्नओवर, मतलब एक साल में आपने कितना माल बेचा, चाहे वह नकद हो या उधार हो। ये निश्चित अवधि में जितना माल नकद अथवा उधार बेचा जाता है उसे आवर्त या टर्नओवर कहते हैं। प्रमाणन, वाउचर, वाउचर का मतलब होता है जैसे आपने कोई माल खरीदा तो आपको जो स्लिप पे बना के देता है, इस पे लिखा होता है आपने ये कितनी चीज़ खरीदी, तो उसे हम वाउचर कहते हैं। व्यापारिक व्यवहारों में लिखित प्रमाण को डॉक्यूमेंट जैसे बीजक, किराए की रसीद, लघु रोकड़ प्रमाण जैसी भी जितनी भी आपकी रसीदें होती हैं, जैसे कि आपने कहीं से माल खरीदा तो आपको जो डिस्क्रिप्शन लिख के देगा कि आपने ये चीज़ इतनी है, ये चीज़ इतनी है, नीचे टोटल लगा के दिया हुआ है, उसके बाद टैक्स लगा हुआ है, तो वो क्या होता है, वाउचर। कटौती, इसे हम समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत पूछा जाता है। व्यापारी अपने माल की बिक्री बढ़ाने के लिए एक निश्चित प्रकार की सुविधा देता है जिसे हम बट्टा कहते हैं, ठीक है।
जैसे कि आपने लिख दिया, दुकान के बाद लिख दिया फ्लैट 9% डिस्काउंट, तो कोई भी आप सामान खरीदो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो इससे क्या होता है, ख़रीदने वाले के मन में एक लालच आता है और वह उस दुकान पे जाता है, तो उससे क्या होगा, उसकी सेल इंक्रीज़ होती है। अब बट्टा दो प्रकार का होता है, व्यापारिक बट्टा और नगद बट्टा। जब व्यापारी विक्रेताओं से अधिक माल खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उद्देश्य से बेचे गए माल का विक्रय मूल्य पर एक निश्चित प्रतिशत काटता है। मैंने कहा 10% फ्लैट डिस्काउंट, निश्चित प्रतिशत काट रहा है, 10%, 15%, 5% जो भी है। ऐसे कम की गई राशि को ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। यह धनराशि बिक्री की गई वस्तु में से कम कर दी जाती है। ये डिस्काउंट किसको मिलेगा, सबको मिलेगा, चाहे कोई भी माल खरीदने आ जाए। नीचे दिया हुआ है नगद बट्टा। इस बट्टे कम मूल्य में भुगतान से संबंध रहता है। आधुनिक युग में व्यापारी द्वारा उधार क्रय किया जाता है। नगद बट्टे का मतलब आपने ये लिख दिया कि 10% डिस्काउंट तो है ही है, अगर आप कैश पेमेंट करते हैं तो अतिरिक्त 2% डिस्काउंट, ठीक है, जितने का आपका बिल बनेगा उसमें 2% और डिस्काउंट हो जाएगा। तो ये क्या है, नगद बट्टा, कैश डिस्काउंट। साधारणतः मध्य एवं बड़ी श्रेणी के व्यापारी उधार माल खरीदते एवं बेचते हैं। उधार खरीदे गए सौदे का व्यापारी हमेशा डर रहता है कहीं उसका पैसा डूब तो नहीं जाएगा, तो इसके लिए वह एक स्कीम रखता है जिसमें वो कहता है कि जितने का आपने माल खरीदा है उस पर मैं आपको अलग से बट्टा दूंगा। तो इसके लिए आपको एक अलग से एंट्री करनी पड़ेगी। मतलब कैश अगर अकाउंट डेबिट होगा तो डिस्काउंट अकाउंट भी उसके साथ डेबिट होगा, अगर कैश क्रेडिट हो रहा होगा तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। अब व्यापारिक बट्टा और रोकड़ बट्टा मतलब नगद बट्टे में क्या अंतर है। यह माल के क्रय विक्रय करते समय दिया जाता है या धनराशि का भुगतान करते समय दिया जाता है। इसमें राशि बीजक में से कम कर दी जाती है, इसमें भुगतान की जाने वाली राशि से कम की जाती है। उद्देश्य यह माल के विक्रय को बढ़ाना है, ठीक है। आपने बाहर अगर बोर्ड लगा दिया डिस्काउंट है तो लोग ज़्यादा आएंगे तो आपकी सेल बढ़ेगी। इस धनराशि में शीघ्र भुगतान करने का प्रोत्साहन होता है। इसकी प्रविष्टि हिसाब की पुस्तकों में नहीं की जाती क्योंकि क्रय या विक्रय की राशि या बट्टा घटाकर दिखाई जाती है, क्योंकि ये बट्टा आप सबको दे रहे हो तो इसके लिए आपको कोई एक अलग से एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। इसका लेखा बहियों में किया जाता है। यह प्रत्येक क्रेता को दी जाती है या केवल उसी को दी जाती है जो नगद भुगतान करता है। इसका बीजक में उल्लेख होता है, इसका बीजक में उल्लेख नहीं होता, ठीक है। आगे दिया हुआ पूंजी का मतलब है जो पैसा आपने व्यापार में लगाया है और आपने अपना व्यापार प्रारंभ किया है उसको हम कहते हैं पूंजी। व्यापार चलाने के लिए धन अथवा संपत्ति की आवश्यकता होती है। इसमें माल आप अपने धन लगा सकते हैं या संपत्ति लगा सकते हैं, नीचे दिया हुआ है, उसे पूंजी कहते हैं। जैसे रामनाथ ने 5,000 रुपये नगद, 3,000 का माल, 1,000 का फर्नीचर लगाया तो 5 और 3 8 और 1 9,000 रुपये उसकी संपत्ति, 9,000 रुपये उसकी पूंजी हो गई जिससे वह इसने व्यापार प्रारंभ किया है, जिसे हम नेट वर्थ भी कह सकते हैं। आहरण, जो आपने अपना पैसा लगाया है, जो आपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है स्वामी ने, मतलब आपने अपने लिए पैसा निकाला है। व्यापार का स्वामी अपने निजी खर्च के लिए जब रुपया निकालता है, आपने जैसे कि आपके मोबाइल की दुकान है, आपने उसमें से एक मोबाइल निकाल लिया, ठीक है, अपने यूज़ के लिए, अपने घर वालों के यूज़ के लिए, तो वो क्या आपके ड्राइंग हो गई, वो आपने उसके लिए उस पर लाभ नहीं कमाया क्योंकि आपके जितने का आया आपको उतने का ही पड़ा, तो आपने अपने यूज़ के लिए कोई चीज़ निकाली है तो उसे आहरण कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है, राम अपने पुत्र की फीस के लिए 2,000 रुपये तथा उसके निजी प्रयोग के लिए 1,000 रुपये का कपड़ा व्यापार से लेता है तो उसका 3,000 रुपये आहरण होगा। उसने 2,000 रुपये फीस के लिए निकाले और 1,000 रुपये अपने लिए निकाले, उसका कपड़े का व्यापार होगा तो उसके लिए 3,000 रुपये का आहरण। स्टॉक क्या होता है, जो माल साल के अंत में बिकने से रह जाता है। कौन सा, जो माल साल के अंत में बिकने से रह जाता है उसे स्टॉक कहते हैं, पढ़ते हैं। कुल क्रय में से बेचने के पश्चात व्यापारी के पास जितना माल बिका हुआ बच जाता है, बिन बिका हुआ बच जाता है तो उसे स्टॉक कहते हैं। अब स्टॉक भी कई तरीके का होता है, एक होता है जीव स्टॉक, लाइव स्टॉक। जैसे क्या होता है, जैसे आपके पास गाय है, भैंस है, घोड़ा है, बैल है, ये सब लाइव स्टॉक ही चलते फिरते हैं। मृत स्टॉक जैसे आपके पास क्या है, स्टेशनरी है, मशीनरी है, फर्नीचर है, ये सब। अब स्टॉक अन्य प्रकार के भी होते हैं, जैसे कच्चे माल का स्टॉक, अभी आपका माल बना नहीं है, कच्चा माल है, ठीक है। जैसे कि आपको कोई कांच का प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए स्क्रैप आएगा, जो कच्चा माल आएगा वो क्या होगा, कच्चे माल का स्टॉक। चालू कार्य, अब आपने कोई चीज़ बनाई है, वो कई प्रोसेस से होकर निकलती है, जैसे कि उसको एक चीज़ को बनने में 3 महीने लगते हैं, कई प्रोसेस से होकर निकलती है, तो वहाँ और आपके फाइनेंशियल ईयर एंड हो गए 2 महीने बाद, तो आपका माल अभी पूर्णतः बना नहीं है, वो माल अभी बनने की प्रोसेस में है। तो ऐसे माल जो वर्ष के अंतिम दिन तक पूर्ण रूप से पक्का नहीं है तो वह उसे
चालू माल कहते हैं। निर्मित माल, जो माल आपका बन के तैयार हो गया है, अब उसका स्टॉक बचा हुआ, फिनिश गुड्स का। नीचे दिया हुआ संपत्तियाँ। संपत्तियाँ क्या होती हैं? वहाँ वस्तुएं जिन्हें हम पुनः बेचने के लिए नहीं खरीदते। जैसे कि आपने अपने व्यापार के लिए फर्नीचर खरीदा, भूमि भवन खरीदी, विनियोग खरीदे, तो वह आपने द्वारा बेचने के लिए नहीं खरीदे, वह उसे हम क्या कहते हैं? संपत्ति कहते हैं। मूल्य के गुण के युक्त व्यापार में सभी स्थायी एवं अस्थायी वस्तुएं जिन्हें व्यापारी का स्वामित्व होता है, जिसपे आपका स्वामित्व है, जिसपे आपका मालिकाना हक है, उसे हम क्या कहते हैं? संपत्ति कहते हैं। संपत्तियां भी कई प्रकार की होती हैं। पहली होती है स्थायी संपत्ति। ये संपत्ति स्थायी प्रवृत्ति की होती हैं, जिन्हें व्यवसाय चलाने के उद्देश्य से खरीदा जाता है, जैसे भूमि भवन, मोटर, फर्नीचर आदि। परिवर्तनशील संपत्तियाँ कैसी होती हैं? ऐसी संपत्ति से रोकड़ में बदला जा सकता है। जैसे क्या रोकड़ है, बैंक में बैलेंस है, वो भी आपकी संपत्ति, आप जब चाहो निकाल सकते हो। विनियोग है, आप जब चाहो बेच सकते हो, पैसा मिल सकता है। बिल्स रिसीवेबल हैं, अंतिम रहतिया है, स्टॉक है। बनावटी संपत्ति फिक्टिशियस है। जिन संपत्तियों को रोकड़ में बदला नहीं जा सकता उन्हें बनावटी संपत्तियाँ कहते हैं। जैसे व्यापार प्रारंभ करने के प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है, ठीक है। जैसे आपको व्यापार प्रारंभ करने से पहले जो लिखा पड़ी हुई, जो रजिस्ट्री हुई, आप उसे पैसे में नहीं बदल सकते। इससे व्यापार की वृद्धि होती है। क्षयशील संपत्तियाँ। क्षयशील संपत्तियाँ क्या होती हैं? ऐसी संपत्तियाँ जो समय बीतने के साथ साथ खत्म होती जाती हैं। जैसे पट्टे और खाने, जैसे आपका तेल का कुआं है, उसमें धीरे धीरे तेल निकलता जाएगा, वो खाली होता जाएगा। जब वो खाली होने का वो किसी यूज़ का नहीं है। जैसे खाने हैं, कोयले की खान है, जैसे जैसे उसमें से कोयला निकलता जाएगा वो खाली होती जाएगी। लायबिलिटीज, व्यापार की पूंजी तथा जो रकम अन्य व्यापारियों अथवा व्यक्तियों को दी गई है उसे दायित्व कहते हैं। जैसे लेनदार, हमें जिन्हें पेमेंट करना है, देय विपत्र, देय बिल, बैंक अधिविकर्ष, बैंक ओवरड्राफ्ट, पूंजी इत्यादि। अब संपत्तियों और दायित्वों में क्या अंतर होता है? संपत्तियों की वस्तुओं का व्यापार का स्वामित्व होता है, मतलब संपत्तियों में जो व्यापार का मालिक होता है उसका अधिकार होता है। दायित्वों के व्यापार का स्वामित्व ना होकर देनदारी होती है, आपको भविष्य में उनका पेमेंट करना ही करना है। जितनी भी संपत्तियां होती हैं वो सब डेबिट की जाती है और जितने भी दायित्व होते हैं वो सब क्रेडिट किए जाते हैं। संपत्ति को चिट्ठे के दाईं पक्ष में दिखाया जाता है और दायित्वों को चिट्ठे के बाईं पक्ष में दिखाया जाता है। आगे दिया वो देनदार, डेटर्स, जिनसे हमें पैसा लेना है, जिनसे हमें पैसा लेना है। ऋणी अथवा देनदार वह व्यक्ति, संस्था या फर्म है जिससे व्यापारी को कुछ पाना है, मतलब कुछ पैसा लेना है। भुगतान न करने की वजह से वो आपका ऋणी बना हुआ है। ऋणदाता या लेनदार, जिस व्यक्ति, फर्म या कंपनी को आपको कुछ पाना है, मतलब आपको पेमेंट करना है, आपको पेमेंट करना है, मतलब आपकी जिम्मेदारी है, आपकी लायबिलिटीज़ है, वो क्या है? लेनदार। आगम, रिसिप्ट्स, व्यापारिक लेन देन परिणाम स्वरूप जो मद स्वामी की पूंजी से वृद्धि करती है उसे आगम कहते हैं। आगम माल, सेवाएं व विक्रय के फलस्वरूप हो सकते, मतलब जो आपके पास इनकम का सोर्स है वो सब हो गए रिसिप्ट। एक्सपेंसेस, रिवेन्यू, रिसिप्ट नहीं, रिवेन्यू। व्यय, एक्सपेंसेस, आगम के लिए जो प्रयोग की गई संपत्ति एवं सेवाओं को व्यय किया जाता है उसे व्यय कर स्वामी की पूंजी में कमी आ जाती है, उसे किराया, ब्याज, कमीशन, कटौती, जैसे इस तरीके से। लेखा, एंट्रियाँ क्या होती हैं? पुस्तक के सिद्धांतों के आधार पर प्रत्येक व्यवसाय को सुनिश्चित ढंग से विभिन्न हिसाब किताब के पुस्तकों में लिखने को एंट्री कहते हैं। खाते क्या होते हैं? डेबिट पक्ष होगा, एक क्रेडिट पक्ष होगा, आपको अकाउंट तैयार करने पड़ेंगे। अब एक शब्द आता है दिवालिया, ये शब्द बहुत प्रयोग किया जाता है, इसे हम समझते हैं क्या होता है। समझते हैं हम, जैसे कोई व्यक्ति है, आपने उसे पैसे दिए या वो आपसे कोई उधार सामान ले गया और आपको उससे पैसे लेने हैं, आपने उसे मांगने के बाद उसने भी नहीं दिए, ठीक है, फिर आपने कानूनी सहारा लिया, ठीक है, कोर्ट की मदद ली, आपने कहा कि ये मेरा पैसा नहीं दे रहा है। उस व्यक्ति ने अपने आप को कोर्ट में जाकर दिवालिया घोषित कर दिया, मतलब उसने ये घोषित कर दिया कि ना तो उसके पास कोई संपत्ति है और वह अपने दायित्वों का भुगतान नहीं कर सकता, तो आप उससे पैसा मांगने के लिए बाध्य नहीं हैं, मतलब अब आपको रुपया नहीं मिलेगा, ठीक है, इंसॉल्वेंट हो जाएगा। जो व्यक्ति अपने ऋण चुकाने में असमर्थ है, अभी समझाया था, जो इंसान अपने पैसा नहीं चुका सकता उसे दिवालिया कहते हैं। ऐसे व्यक्ति का दायित्व उसकी संपत्ति के मूल्य से अधिक है, मतलब उसके पास संपत्ति कम है, उसे पैसा ज़्यादा देना है, इसके परिणाम स्वरूप अपने ऋणों को चुकाने में असमर्थ है और इस प्रकार दिवालिया हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को दिवालिया न्यायालय में आवेदन करता है, मतलब वो कोर्ट से इसकी परमिशन ले आता है।
ठीक है, तो उसे बाद में पैसा चुकाना नहीं पड़ता। उसकी जितनी संपत्तियाँ उन सबको बेचकर जितना पैसा आएगा आपको आंशिक रूप से दे दिया जाएगा, पूरा नहीं मिलेगा, आंशिक रूप से कुछ हिस्सा मिलेगा। तो डूबा तथा अप्राप्त ऋण, ऋण को बकाया राशि देनदारों से वसूल नहीं होती। जैसे आपको किसी से 10,000 रुपये लेने हैं, उससे सिर्फ 9,600 रुपये मिले हैं, तो आपको 400 रुपये नहीं मिले, वो हो गया डूबत ऋण, बैड डेब्ट्स हो गए, वो आपको अब नहीं मिलेगा। कमीशन, व्यापारिक कार्यों में सहयोग के लिए, मतलब आप पारिश्रमिक देते हैं, मतलब आप अलग से जो पैसा देते हैं अपने एजेंट को या आपके संग जो काम कर रहे हैं, उसे हम कमीशन कहते हैं। थैंक यू।